हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो यार, आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फिजियोलॉजी, और बुक का नाम है इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। और इसके राइटर हैं के समूलिंगम और प्रेमा समूलिंगम। और जिस बुक का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वो है एडिशन 8। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यार, मैं स्टार्टिंग पेज नंबर से लेकर पेज नंबर 5 तक एक्सप्लेन करूंगा। बोले तो ये जो स्टार्टिंग है पेज नंबर 1 या फिर पेज नंबर 3 से स्टार्ट है मेरे एडिशन में, आपके में जो भी है वॉट एवर आप देख लेना। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर, ठीक है। ये जो पेज नंबर 1 है सेल्स, ये सब हर एक चीज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस पार्ट में डिस्कस करेंगे हम कोलेस्ट्रॉल तक। तो हर एक चीज आज डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपर चीजें क्लियर हो और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 जो कि है सेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेल आखिर होता क्या है, ठीक। तो चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है डेफिनेशन? ए सेल जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेल बॉडी का ना सबसे छोटा लिविंग यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा लिविंग यूनिट होता है जो बॉडी को बनाता भी है और बॉडी के सारे काम भी करता है। थोड़ा एग्जांपल में समझते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि जब भी कोई हाउस बनता है तो सबसे छोटा और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ब्रिक्स। बहुत सारे ब्रिक्स जब आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रॉपर घर तैयार होता है, ठीक है। तो सेम बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या फिर बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक बॉडी को तैयार करता है वो सेल। जब आपस में सेल मिलते हैं तो एक प्रॉपर बॉडी तैयार होता है, ठीक है। तो अगर अच्छे से डिटेल में समझे तो होता क्या है, जैसे घर ब्रिक से बनता है ना यार, वैसे ही बॉडी सेल से बनती है, ठीक। बोले तो सेल इक्वल्स टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो समझ गए सेल का कितना ज़्यादा अहम रोल है। देखो यहाँ पे एक थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे एक ग्रुप के टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब वो ऑर्गन बनाते हैं। और जब ऑर्गन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम जो टर्म है यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप समझ गए कि सेल होता क्या है। सो नेक्स्ट अब हम समझते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है स्पेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या होता है, ठीक। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। सो द स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो अपने को इस डेफिनेशन से ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। सेल के बाहर का जो स्पेस होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब सेल के बाहर का स्पेस कौन सा होगा, ठीक। तो देखो ये हमारा क्या है, सेल, ठीक। तो इसके बाहर का जो स्पेस है, ठीक है, ये जो बाहर का स्पेस है, ठीक, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक। बट अभी भी ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप लग सकता है जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो देखो दो स्पेस होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के दो टाइप होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस और वेस्कुलर स्पेस, ठीक। तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इंटरस्टिशियल स्पेस। याद रखना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या होता है, सेल के बाहर का जो स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक। और इसके टाइप होते हैं दो टाइप, जो कि है इंटरस्टिशियल स्पेस और वास्कुलर स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस और वास्कुलर स्पेस, ठीक। तो अब सबसे पहले देखते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस होता क्या है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन समझते हैं। द स्पेस बिटवीन सेल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। समझना डेफिनेशन, द स्पेस बिटवीन सेल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। सो इसका मतलब क्या है, ठीक है। दो सेल के बीच वाली जगह को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब दो बीच वाली जगह क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो सेल होते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में भी तो स्पेस होता है ना यार, तो इस बीच वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब आ जाते हैं वास्कुलर स्पेस।
वॉस्कुलर टर्म से ही समझ में आ रहा है अपने को वेसल से वाला कुछ चीज है, ठीक। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट इनसाइड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड वस्कुलर स्पेस। अब समझे थोड़ा सा, ब्लड वेसल, ठीक, ब्लड वेसल के अंदर वाली एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जैसे इस वेसल को मान लेते हैं, इसके अंदर वाली स्पेस जो होती है ना, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वस्कुलर स्पेस, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल समझें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझे, जैसे ब्लड जो होता है ना यार, ब्लड प्रेजेंट होता है इनसाइड, जैसे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, ठीक। तो वो जो एग्जाम्पल है ना, ब्लड जो प्रेजेंट होता है आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है, वो एग्जाम्पल से समझो कि उन दोनों के बीच का मतलब वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, वो वाला जो स्पेस होता है वही कहलाता है वस्कुलर स्पेस, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो आर्टरी और वेन के अंदर बोले तो आर्टरी और वेन के अंदर बहने वाला ब्लड, ठीक है, वो कहलाएगा वस्कुलर स्पेस, ठीक। तो इंटरस्टिशियल स्पेस और वस्कुलर स्पेस, आपको ये दोनों चीज टर्म समझ में आ गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो उतना भी ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आप स्कूल टाइम में इसको बहुत अच्छे से समझे ही होगे। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ, बुक में भी इसमें क्लियरली दिया हुआ है, तो अगर आप चाहोगे तो रीड कर लेना, ठीक है, स्पेस के बारे में। बाकी फिलहाल मैं बुक में अभी नहीं घुसूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो ये सब चीज को आपको समझाने को बनता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऊपर, जिसको बोला जाता है ईसीएफ। 5 नंबर वाले में ना यार ये ईसीएफ करके आ जाता है, ठीक। सो एक्सप्लेन ईसीएफ, डिफाइन ईसीएफ, ये सब जो भी है, डिस्क्राइब ईसीएफ, ठीक। तो इस टर्म को दिमाग में बैठाए रखना, ठीक। सो अब हम भैया देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का डेफिनेशन कि ये है क्या, ये कौन सा ऐसा चीज है, ठीक है। सो ऑल फ्लूइड्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। कहना क्या चाह रहा है, ऑल फ्लूइड्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट जितने भी फ्लूइड्स हैं, मतलब सारे फ्लूइड्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब सेल के बाहर का जो पानी है, मतलब फ्लूइड है, ठीक, वो जो फ्लूइड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो स्पेस है अपन देखें, इस स्पेस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, उस जगह पे मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। जैसे कि एग्जांपल अपन देखें, ठीक, एग्जांपल पहले समझो, उसके बाद फंक्शन बताऊंगा, इसको बाद में बताता हूँ, पहले एग्जांपल समझो। जैसे कि हो गया प्लाज्मा, ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जहाँ पे अपन जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड अपने को मिलेगा, ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक। और क्या हो सकता है, हाँ, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक। सो ये सब एग्जाम्पल हो गए जो कि है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं फंक्शन की, ठीक। ये जो फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, आखिर ये बाहर रहता क्यों है भैया, इसका काम क्या है, ठीक है। तो देखो इस फ्लूइड का काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बात समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसका फंक्शन ये है, ठीक, सीधा सीधा समझना कि ये सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाता है, ठीक, और जिसके उसके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भी निकालता है। तो अच्छा अच्छा चीज पहुंचाने का भी काम करता है और गंदा गंदा चीज है उसको निकालने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, उसका वर्क क्या है और कहाँ क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा दिमाग लगा के डायग्राम में समझते हैं, ठीक। ये देखो इंटरस्टिशियल स्पेस अपन यहाँ पे अभी देखे हैं, ठीक, क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अब डायग्राम में थोड़ा घुस जाते हैं, ठीक। तो ये देखो ये जो स्पेस है यहाँ पे थोड़ा है भैया पानी प्रेजेंट, बोले तो फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड समझ में आ गया, ठीक, क्या होता है, ठीक। तो बस यही चीज है वो, ठीक। एग्जाम्पल रख लेना या दिमाग में बैठा लेना या लिखना होगा तो लिख लेना। एक चीज और, ये जो ईसीएफ है, ठीक, ऐसे ही ईसीएम भी है एक, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज आना मत, क्योंकि एग्जाम में आते रहता है ये सब चीज, ठीक। तो आ जाते हैं अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये आखिर होता क्या है, ठीक। तो ये ईसीएम बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स
is a mesh work of substances present between cells that provides support। ठीक, तो भैया ये कहना क्या चाह रहा है, ये ECM is a mesh work of substances present between cells that provides support। मतलब ECM सेल के बीच का सपोर्ट सिस्टम है। क्या है? सपोर्ट सिस्टम है, ठीक, जो सेल को जोड़ कर रखता है। अब ये क्या होता है भैया, जोड़ के रखता कैसे है? पहले कंपोनेंट समझो, ठीक है, उसके बाद मैं डायग्राम से समझाऊंगा। मतलब ECM समझ लो एक तरह का ग्लू का काम है, मतलब एक तरह से जोड़ के रखता है सेल को, ठीक है। तो कैसे कैसे कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है ये देखो, कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, ठीक है, प्रोटियोग्लेजेंस हो गया, ग्लेकेंस हो गया, सॉरी, प्रोटियोग्लेकेंस हो गया। कोलेजन जो है वो क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करते जाना यार, दिमाग में तभी घुसेगा, ठीक है। और इलास्टिन जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। कोलेजन से ही अपने को समझ में आता है, जैसे बाल में कोलेजन नहीं बोलते हैं, या फिर जिम जाते होगे तो थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, कोलेजन बोलते हैं ना कि हाँ कोलेजन लेना है, सप्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। इलास्टिन से ही समझ में आ रहा है इलास्टिसिटी, इलास्टिक, ठीक है, तो रबड़ वाला काम, तो इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी से समझ में आ गया। पहला जो है कोलेजन, ये मजबूती देता है, इलास्टिसिटी स्ट्रेच होने की कैपेसिटी देता है, ठीक है। और जो तीसरा है प्रोटियोग्लिकेंस, ये क्या करता है? होल्ड वाटर एंड मेंटेन हाइड्रेशन। मतलब पानी को होल्ड करके टिश्यू को हाइड्रेट करता है, ठीक है। वाटर को होल्ड करता है ये, ठीक है, और टिश्यू को हाइड्रेट करेगा, ठीक है, हाइड्रेट करेगा, ठीक। तो ये दिमाग में बैठा लेना। अब थोड़ा आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है एकदम हौच पौच टाइप का, ये यही सब चीज जो आपको दिख रहा है, इससे आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो है ECM, ठीक, ये जो ECM है ये सेल के बीच का सपोर्ट सिस्टम है जो जोड़ कर रखता है, ठीक। जैसे ये इलास्टिन दिखा जो अपन अभी देखे, कोलेजन दिखा, ठीक। तो ये सब भी चीज है, ये सब आप नोट डाउन कर लेना। डायग्राम इसका आप चाहो तो बना लो, मतलब एकदम सेम तो नहीं, बट एक बना लोगे ना तो दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक। ये देखो ECM, ये वाला एरिया जो है, ठीक, अब समझ में आ रहा होगा कि होल्ड करके रखता है, ठीक है, मतलब एकदम चिपका के रखता है, ठीक। तो दो चीज अपन समझे, ECM और यहाँ पर अपन ECF एकदम अलग चीज हो जाता है, ECM एकदम अलग चीज हो जाता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज है, तो बाकी क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये काइंड ऑफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है या फिर दिमाग लगाने वाला चीज है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ठीक। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दो चीज यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक। पहला, सेल नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। दूसरा जो है, सेल प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी, ठीक। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एवरी सेल रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। भैया बतिया तो सबको पता है कि अगर सेल जिंदा चीज है तो उसको भी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए अपना पालन पोषण करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक। तो सीधा बात यह है कि हर सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। इतना समझ में आ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, नहीं आया दिमाग में, चलो बता देता हूँ, ATP बनते हैं, ठीक। इतना तो समझ में आ गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं, ATP बनते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो एनर्जी बनाते हैं, ठीक। अब इससे तो ये चीज समझ में आ गया। और अब जो दूसरा टर्म ये कह रहा है कि सेल प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी, मतलब वो खुद का एनर्जी बनाता है। बोले तो सेल अब कैसे एनर्जी बनाएगा, यहाँ लिखा है सेल प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, मतलब सेल ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाता है, ठीक। जैसे ATP कौन बनाता है फिर, ATP माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक। अब समझ में आया। एक चीज बता दे रहा हूं, वाइवा का पॉइंट है, बहुत पूछता है ना भाई। माइटोकॉन्ड्रिया अपन यहाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इसको पता है क्या बोलते हैं? वैसे तो यार NCERT में पढ़े ही होगे, फिर भी बता दे रहा हूँ।
पावर हाउस, किस चीज का? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, तो ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। ठीक, तो दो चीज इसका मेन रोल है। सेल नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए। सेल खुद का एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक, दो चीज अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं टिश्यू। जैसे कि मैंने बताया था, सेल मिलकर ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करते हैं एक टिश्यू। ठीक, सो अब हम देखते हैं उसी चीज को अच्छे से डिटेल में। ठीक, तो यहाँ इसका डेफिनेशन देखते हैं, ये डेफिनेशन आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कह रहा है कि ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक, सो ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, मतलब एक जैसा काम करने वाला। ठीक है, एक जैसा काम करने वाला सिमिलर सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। समझे? एक जैसे काम करने वाले सिमिलर सेल के ग्रुप को ही टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो जो एक जैसा एकदम काम कर रहा है, ठीक है, उसके ग्रुप को ही हम सेल, ये सेल है जो एक जैसा एकदम काम कर रहा है, उसके ग्रुप को हम कह सकते हैं टिश्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो भैया 4 टाइप्स होते हैं। पहला है मसल टिश्यू, दूसरा है नर्वस टिश्यू, तीसरा है एपिथेलियल टिश्यू, चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो टाइप्स है अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। जब भी, अभी तो ये स्टार्टिंग है पूरा, मतलब अभी तो शुरुआत है, पूरे लाइफ टाइम ये चीज तुमको देखने को समझने को मिलेगा और बार बार इसका तुमको जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो एकदम दिमाग में बैठा लेना कि होता क्या है। ठीक है, सो मसल टिश्यू क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक, मसल टिश्यू जो है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। और किस टाइप का मूवमेंट? जैसे कि मान लो जिम जाते हो कि नहीं पता, मैं जैसे जिम जानता हूँ, तो एग्जांपल समझ लो बाइसेप का मसल। ठीक है, मूवमेंट करवाता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक, मसल टिश्यू समझ गया। अब आ जाओ नर्व टिश्यू। तो ये क्या करता है? कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, मतलब बॉडी में सिग्नल कैरी करता है। ठीक, बॉडी में सिग्नल कैरी करता है। अब एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा ब्रेन हो गया, और कौन हो सकता है? दिमाग लगाओ, जो सिग्नल कैरी करता है। अरे यार, स्पाइनल कॉर्ड, समझे? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरा, एपिथेलियल सेल। नाम से ही समझ में आ रहा है, एपिथेलियल का काम क्या होता है? एक तरह से लेयर होता है, तो प्रोटेक्शन। ठीक, सो ये प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक, जैसे कि क्या हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए? भैया तुम्हारे बॉडी का प्रोटेक्शन वाली चीज क्या है? स्किन। ठीक, तो ये है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करना। ठीक, कनेक्ट मतलब प्रोवाइड सपोर्ट एंड बाइंडिंग। ठीक, कनेक्ट मतलब बाइंडिंग। यार थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। कनेक्ट क्या करता है? बाइंडिंग करने का काम क्या करता है? बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के। तो अपन को पता चल गया टिश्यू होता क्या है। ठीक है, टिश्यू एक ऐसा चीज है, ठीक, क्या है ऐसा चीज? एक जैसा काम करने वाला सिमिलर सेल के ही ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। ठीक, उसके 4 टाइप होते हैं, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो पहला मसल टिश्यू में अपन ने क्या देखा? जो मूवमेंट करवाता है, जैसे कि बाइसेप मसल। दूसरा नर्वस टिश्यू में अपन ने क्या देखा? कि बॉडी में सिग्नल कैरी करता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। एपिथेलियल में अपने को क्या देखने को मिला? प्रोटेक्शन देने वाला जैसे टिश्यू। ठीक, जैसे कि स्किन। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू में अपने क्या देखा? कनेक्टिव टिश्यू में जो सपोर्ट अपने को प्रोवाइड करता है, मतलब ज्वाइन करने का काम करता है, जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया। ठीक, तो ये था टिश्यू। ज्यादा कुछ बुक में नहीं दिया, बुक में ना एकदम ज्यादा इसी चीज को लंबा चौड़ा दिया है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने से इस चीज को डील कर सकते हो। ठीक, अब आ जाते हैं टिश्यू के बाद ऑर्गन। ये देखो, सबसे पहले डायग्राम अपन ने यहाँ पे देखे थे, ये देखो सेल। सेल समझ गए क्या है? सेल के बाद सेल बहुत सारे जुड़ के क्या बनाए? टिश्यू। तो ये दोनों कंप्लीट किए अपन। अब आ जाते हैं ऑर्गन। ठीक, सो इससे, इसके मिलने से बनता है ये, फिर ये जब मिलता है तो ये बन जाता है ये। ठीक, तो अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ऑर्गन। ठीक, सो ऑर्गन क्या है अब समझते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक,
तो डेफिनेशन में समझो, ए ऑर्गन इज फॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। क्या समझे? ए ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। समझे? कई टिश्यू जब मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, समझे? अब ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। ठीक, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू है, ठीक, मिले तो एक ऑर्गन बना है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक, हार्ट, ये हो सकता है ना? ठीक, क्या कंटेन करता है ये? नहीं समझे? देखो ये क्या क्या कंटेन करता है मैं बताता हूँ। मसल टिश्यू भी कंटेन करता है, मसल टिश्यू भी कंटेन करता है ये। ठीक, नर्व्स भी टिश्यू, नर्वस टिश्यू में भी आएगा क्योंकि इसके अंदर नर्व्स भी होते हैं। कनेक्टिव भी है क्योंकि जैसे कि बताया मैं एग्जांपल में ही तुमको यहाँ पे बताया ना कि कनेक्टिव में क्या क्या अपने को मिल जाता है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया। ठीक, अरे सॉरी, देखो, तो देखो समझे ये चीज, यहाँ पे थे, मसल भी है उसमें, नर्वस भी है, कनेक्टिव भी है, एक और चीज है एपिथेलियल। तो अब समझे, अब अच्छे से समझ में आएगा। ये सब क्या है? टिश्यू है, टिश्यू के टाइप। ठीक, तो ये सब जब मिले तो अपन को क्या मिला? हार्ट। ठीक है, ये सब मिले तो अपने को क्या मिला? हार्ट। अब इसमें कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। देखो एपिथेलियल यहाँ पे अपन देखे थे, ठीक, प्रोटेक्शन का काम करता है जैसे स्किन, एपिथेलियल उसमें भी है, ठीक है, हार्ट में। उसके बाद अपन देखे थे कनेक्टिव, कनेक्टिव का क्या काम, क्या है? सपोर्ट करना। जैसे कि एग्जांपल में बोला था ना, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, तो ब्लड वाला चीज समझे उसमें। उसके बाद क्या बोला? नर्व्स, नर्व्स में क्या है? कंडक्ट करता है इम्पल्स, अपने को पता है हार्ट करता ही है, ठीक है। और मसल, मसल क्या होता है? बाइसेप मसल या जो भी मसल उसमें है कि नहीं, समझ गए आप? तो ये जब बहुत सारे टिश्यू, ठीक, ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर तो एक ऑर्गन बनता है जैसे कि हार्ट। समझ गए आप? कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो यार, इंस्टाग्राम का भी है या कमेंट भी करो, जो भी है तुम पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। अब आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम समझे? नहीं समझे? चलो फिर से समझा देते हैं। ये देखो, अपन समझे सेल, सेल बहुत सारा मिलके बनाया टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके बनाया ऑर्गन। अब जब भैया बहुत सारे ऑर्गन जब मिलेंगे तो बना देंगे एक सिस्टम। ठीक, अब वो कैसे? तो चलो देखते हैं वो कैसे। ठीक, तो टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, अब आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक, सो ऑर्गन सिस्टम क्या है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक, जब कई ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कई ऑर्गन मतलब बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस ऑर्गन को सिस्टम कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एग्जांपल अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हम कहेंगे कि ये ऐसा कुछ करते हैं? ठीक, तो देखो इसमें कितने सारे ऑर्गन हो गए, माउथ भी एक ऑर्गन है, ईसोफेगस ये भी एक ऑर्गन है, स्टमक ये भी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन ये भी एक ऑर्गन है। भैया इतने सारे ऑर्गन हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो भैया इसका फंक्शन सीधा सा बात ये है कि ये काम क्या कर रहा है? डाइजेशन का काम कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ अपन को पता चल गया कि ये कहना क्या चाह रहा है ऑर्गन सिस्टम। ठीक, कई ऑर्गन मिलकर जब कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑर्गन सिस्टम मतलब उस ऑर्गन वाले ग्रुप को या फिर कह सकते हो उसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एग्जांपल में मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें ऑर्गन है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसका फंक्शन क्या है? ठीक, ये डाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो समझ गए कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। ठीक, तो बुक में भी यही चीज दिया है, थोड़ा लंबे चौड़े में दिया है, तो अब चीजों को थोड़ा दिमाग में बैठाओगे ना तो एग्जाम में अच्छे से खुद से डील कर सकते हो। ठीक है, तो अब समझ गए ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक, सेल मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन से ही समझ में आ रहा है भैया, कवर। ठीक,
सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब सेल की बाहरी कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, बाहर का तो कवर है बट इसका काम क्या है, ठीक। इट सेपरेट्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो डायग्राम अगर देख लेना अभी पीछे करके तो समझ में आ जाएगा। सो इंट्रा और एक्स्ट्रा मतलब ये सेल के अंदर अंदर और बाहर, ठीक है, के इन्वायरमेंट को या फिर माहौल को अलग रखता है। अंदर का अंदर छोड़ता है, बाहर का बाहर, मतलब एक कवर बना देता है कि भाई तू बाहर का है तू बाहर रह, तू अंदर का है अंदर रह, घुसना मत बीच में, ऐसा वाला है, ठीक। सो सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग होता है सेल का, ठीक, जो कि सेपरेट करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बाहर और एक्स्ट्रासेलुलर, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड को अंदर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को बाहर, ठीक, दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये कॉम्पोजिशन पूछ सकता है ना, ठीक। तो इसमें प्रोटीन 55%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 5% होता है। तो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यार, एग्जाम में अगर इस ट्रिक के थ्रू याद रखोगे ना तो दिमाग में बैठा लेना, पीएलसी याद रख लेना, ठीक है। पीएलसी 55 रेशियो 40 रेशियो 5, ठीक। पीएलसी बोले तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, ये दिमाग में बैठा लेना, भेजे में घुसा लेना, ठीक है। सो अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम में, ये देखो, ये क्या है अपना सेल, ठीक, ये है अपना सेल और ये है अपना, ये देखो सेल मेम्ब्रेन दिखा, कवरिंग, ठीक। सो ये इस चीज से आप समझ जाओगे कि आखिर ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, कवरिंग है, ये देखो, ये दिखा, डायग्राम बना लेना, बुक में और इजी में दिया है बट ये थोड़ा था अच्छा मुझे लगा जो समझने लायक है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका अब डेफिनेशन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन फ्लोटिंग इन इट, ठीक, मतलब कहना क्या चाह रहा है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की डबल लेयर से बनी होती है, ठीक, जिसमें प्रोटीन तैरते रहता है, ठीक, फ्लोटिंग इन इट, ठीक है, मतलब समझे, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की डबल लेयर, ठीक है, डबल लेयर से बना होता है जिसमें प्रोटीन तैरते रहता है, ठीक। इसको तो देखेंगे लास्ट में किसने दिया था, मैं कैसे समझाऊं, एग्जाम्पल थोड़ा समझ लो फिर डायग्राम में बताऊंगा। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि आइस क्यूब जो होते हैं ना, आइस क्यूब्स वो फ्लोटिंग करते हैं ना, फ्लोटिंग पानी में, ठीक है, वैसे ही लिपिड जो होगा, कैसे कहें यार, लिपिड्स मान लो यहाँ पे लिपिड्स जो है वाटर का काम कर रही है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल को दिमाग में बैठाना, और जो प्रोटीन है, ठीक, वो आइस क्यूब है, ठीक, आप समझ गए, आइस आइस क्यूब्स यहाँ पे जो है फ्लोट कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, तो आइस क्यूब्स मतलब प्रोटीन जो कि फ्लोट कर रहे हैं कहाँ, लिपिड्स, ठीक। अब आ जाते हैं थोड़ा डायग्राम पे, ये देखो, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये समझ जाओ आइस है, ठीक, क्या है, आइस बोले तो प्रोटीन, ठीक। और ये जो डबल लेयर, ये जैसे जो डबल लेयर है, अपन यहाँ पे क्या देखे थे डेफिनेशन में, बाइलेयर विथ प्रोटीन फ्लोटिंग इन इट, ठीक, कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक। सो यहाँ पे देखो डबल लेयर दिख रहा है तुमको, ठीक है, डबल लेयर जिसमें ये जो फ्लोट कर रहा है, ये सब जो फ्लोट कर रहा है दिख रहा है ना, ये सॉरी, ये जो फ्लोट कर रहा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये प्रोटीन है, ठीक। तो एग्जांपल में अपन ने क्या समझा, जैसे कि आइस क्यूब्स फ्लोट कर रहे हैं वाटर में, वैसे ही लिपिड्स को मान लो वाटर और प्रोटीन को मान लो आइस क्यूब, तो अब चीजें समझ में आ गई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो मैं इसीलिए थोड़ा अच्छे से समझाने का ट्राई किया हूँ, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है यार तो पूछना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दिया किसके द्वारा गया था बोले तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था
1972 में, ये पूछ देता है ना, तो इसको याद रख लेना। एग्जाम में ये भी लिखोगे तो भाई कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है फॉस्फोलिपिड। सो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक, इसका डेफिनेशन एक से, हाँ, इसका डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। द मेजर लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, द मेजर लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड, ठीक, सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट कह लो या मेजर कह लो, वो क्या कहलाएगा, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ना बहुत ही ज्यादा वो है, पहले देखते हैं स्ट्रक्चर इसका समझना। ये जो स्ट्रक्चर है दो टाइप से होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक हेड, ठीक, सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक, तो हाइड्रोफिलिक से समझ में आता है वाटर लविंग, मतलब वो पानी को एकदम अट्रैक्ट करता है, मतलब एकदम प्यार हो जाता है उसको, पानी को एकदम चाहता है, अट्रैक्ट करता है, एकदम बुलाता है आओ अट्रैक्ट हो मेरे साथ। वो एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना भाई, फॉग लगाओ, वाइल्ड स्टोन लगाओ तो गर्ल्स अट्रैक्ट होती हैं, तो वही वाला चीज है। ठीक है, याद रखना, हाइड्रोफिलिक बोले तो हाइड्रोफिलिक मतलब अट्रैक्ट होना, पानी एकदम लविंग वाला। ठीक, और हाइड्रोफोबिक, फोबिक से समझ में आ गया भैया फोबिया, नहीं 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 नहीं, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर। ठीक, सो यहाँ से समझ लो वाटर फियरिंग पार्ट। ठीक, सो पानी से दूर रहता है भैया उसको, मतलब एकदम दूर दूर से, नहीं भैया दूर, पानी मतलब दूर। ठीक, तो ये देखो अब थोड़ा डायग्राम में समझते हैं। ठीक, तो टेल, ये हेड, स्ट्रक्चर अपन क्या देखे थे, हेड और टेल। ठीक, हेड बोले तो क्या था, थोड़ा दिमाग लगाओ, हेड मतलब लविंग, मतलब एकदम देखो गोल गोल प्यारा प्यारा। ठीक, ये टेल मतलब डरपोक टाइप से, ठीक, एकदम दूर दूर रहता है, तो यहाँ पे लिखा अट्रैक्टेड टू H2O, रिपेल टू H2O। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को बना लेना, एग्जाम में बनाओगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए, ये वाला भी चीज वही यहाँ बताया हुआ है, तो आप बाकी देख लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या जो भी है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, आज के पार्ट का लास्ट टॉपिक, जो कि है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अभी के टाइम में इस जनरेशन में बहुत से डॉक्टर को सुने होंगे टेस्ट के लिए बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ठीक है, मतलब इसको मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो समझो भैया क्यों। कोलेस्ट्रॉल्स मेंटेन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, मतलब समझे, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक, मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक, अब मेम्ब्रेन की बात हुई है तो सेल मेम्ब्रेन ये सब अभी बताया था। ठीक है, तो देखो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी मतलब कहना क्या चाह रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है, क्या रखता है, स्टेबल रखता है। ठीक, पहले फंक्शन समझ लो इसका, कैसे स्टेबल रखता है, पहले फंक्शन समझते हैं। प्रिवेंट्स एक्सेसिव फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, मतलब समझे, बहुत इजी चीज है। मतलब देखो मेम्ब्रेन को बहुत ही ज्यादा हार्ड, ठीक, या बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने से बचाता है। मतलब कैसे कहूँ, एक्ट करता है, एग्जांपल समझो, एक्ट्स लाइक ए शॉक एब्जॉर्बर। ठीक, मतलब अचानक से कुछ जो नहीं होता है, कुछ भी झटका वाला चीज, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट होने से बचाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है। ठीक है, तो अब समझ गए ये चीज़। ठीक है, तो बस यार आज की वीडियो में अपन ने बहुत कुछ सीख लिया। सो आप एक बार रिवाइज कर लेना, इसका नोट बना लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिलहाल पार्ट 1 है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सेल को थोड़ा डिटेल में समझाऊं, क्योंकि ये फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। अगर पहला ही क्लियर नहीं होगा तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और सेल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। सो बस यार आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप सब सेफ रहें, हैप्पी रहें। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब सेफ रहें, बी सेफ, बी हैप्पी। बाकी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।